Everyone, welcome to our channel Exam Fuel. I am Asad Khan, or in this class I will teach you about the conservation of biodiversity. In previous class I told you about the biodiversity, the types of biodiversity and the measurement of the biodiversity. As I told you that India is on the 5th position in the numbers of reptiles, 7th position in the numbers of mammals, and 9th position in the numbers of bird. India is a mega diverse nation. There are 12 mega diverse nations in the world, in which India is one of them. So now in this class I will teach you what is the conservation of biodiversity. As you know, biodiversity is very essential for the managing of food web and food chain and the ecological balance. So it is need of to conserve the biodiversity. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो देयर आर टू मेथड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पर दो मेथड हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए. वन इज कॉल्ड इन सितु, इसको कहते हैं अंतः स्थान है, और सेकेंड वन इज एक्स सितु, दिस वन इज कॉल्ड बाह्य स्थान है. देयर आर टू टाइप ऑफ कंजर्वेशन मेथड, इन सितु एंड एक्स सितु. इन सितु का मतलब है व्हेन वी कंजर्व और प्रोटेक्ट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड द नेचुरल हैबिटेशन, इनसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेशन, देन इट कॉल्ड इन सितु. कहने का मतलब जब हम किसी जानवर को, किसी एनिमल्स को ऐसी जगह पर संरक्षित करके रखते हैं जहां पर वो प्राकृतिक रूप से रहता है, उसके नेचुरल हैबिटेशन में, तो ये कहलाता है इन सितु एफर्ट. और एक्स सितु एफर्ट क्या होता है? जब हम किसी जानवर को उसके प्राकृतिक आवास से उठाकर दूसरे आवास में रखते हैं ठीक कंजर्व करने के लिए, तो उसको कहते हैं एक्स सितु मेथड. व्हेन वी रिमूव एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेशन, देन इट कॉल्ड एक्स सितु. इन सितु, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द इन सितु? इन सितु के एग्जांपल है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. थर्ड वन बायोस्फीयर रिजर्व. फोर्थ रिजर्व फॉरेस्ट. फिफ्थ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. These are the example of in situ conservation. Now I will talk about the ex situ conservation. Ex situ conservation की बात करें, जब नेचुरल हैबिटेशन से बाहर कंजर्व करेंगे या प्रोटेक्ट करेंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, देन इट विल कॉल द एक्स सितु. एक्स सितु की सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है जू. सेकेंड वन, जू में आपको पता है जानवरों को उनके जो नेचुरल हैबिटेशन है वहाँ से निकाल कर कहाँ पे रखा जाता है, और एक जू में या बंद जगह रखा जाता है, इसको कहते हैं जू. सेकंड वन बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन वो जगह होती हैं जहाँ पर किसी प्लांट को उनके नेचुरल हैबिटेशन से निकाल कर किसी दूसरी जगह लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है. यहाँ पे कोई प्लांट उगता है, इसको यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पे ग्रो किया जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा? बोटेनिकल गार्डन कहलाएगा. थर्ड वन जूलॉजिकल गार्डन. ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन. नेक्स्ट बात करें हम लोग जूलॉजिकल गार्डन के बाद, आफ्टर दैट जूलॉजिकल गार्डन के बाद हम लोग बात करें सीड बैंक. सीड बैंक जहाँ पे सीड्स को ले जाके उसको क्या किया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं या बीटी बायोटेक्नोलॉजी उसमें लगाई जाती है. फिफ्थ वन बात करें तो जीन बैंक. ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट द एक्स सितु. जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में बाहर फर्टाइल किया जाता है एग्स को, तो ये कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी. These are the all example of in situ conservation and the
एक्स सितो कंजर्वेशन में सीमन सेंटर भी आ सकते हैं, जहां पे जो एनिमल्स हैं उनके सीमन लेके फिर क्रॉस कराया जाता है। दीज आर द एक्स सितो एंड दिस इज द इन सितो कंजर्वेशन एफर्ट। दीज आर ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग बात करें इन सितो की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे व्हाट आर द इन सितो नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती हैं, और ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें तो इन तीनों में डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग डिफरेंस। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला आपको पता है, सबसे पहले हम लोग पहला डिफरेंस देख लेते हैं। तो नेशनल पार्क होता है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। तो नेशनल पार्क है, वहाँ पे किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, रेजिडेंस अलाउ नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह की हंटिंग, पोचिंग, गैदरिंग, किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं है। इट इज़ हाईली प्रोटेक्टेड, हाईली प्रोटेक्टेड, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। अब इसकी बात करें बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें 3 एरिया होते हैं, कोर एरिया, बफर एरिया एंड ट्रांजिशन एरिया। इसमें जो कोर एरिया है वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। कोर एरिया इज प्रोटेक्टेड, कोर एरिया इज हाईली प्रोटेक्टेड। इसमें कोर एरिया जो होगा सबसे मिडिल वाला वो हाईली प्रोटेक्टेड होगा बस। इसके अलावा बाहर वाले एरिया क्या होंगे, इतने प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करें, लेस प्रोटेक्टेड, लेस प्रोटेक्टेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होगा, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होगा, कम प्रोटेक्टेड होगा। सेकेंड डिफरेंस की बात करें, नेशनल पार्क, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, किसके कौन सी गवर्नमेंट इसमें बताती है कि नेशनल पार्क कहलाएगा एरिया। स्टेट नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डिसाइड करती है कि नेशनल पार्क होगा कि नहीं होगा। अब बायोस्फीयर की बात करें तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये बायोस्फीयर की बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व बताता है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन बताएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है एक, यूनेस्को, इसकी लिस्ट में भी शामिल होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि कोई भी एरिया है वो बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा कि नहीं आएगा। इसके अलावा बात करें हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है, और कौन डिसाइड करता है, प्राइवेट एजेंसी भी डिसाइड कर सकती है। एनी प्राइवेट एजेंसी, कोई प्राइवेट एजेंसी है वो भी डिसाइड कर सकती है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा कि नहीं होगा। और एंड कौन डिसाइड करेगा इसको, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको डिसाइड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको डिसाइड कर सकती है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा कि नहीं होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस की बात करें, ठीक है। अब मैंने बताया ये दोनों चीजें बता दी, हाईली प्रोटेक्टेड, उसके बाद कोर एरिया प्रोटेक्टेड या लेस प्रोटेक्टेड की बात करें, ठीक है। इसके बाद बात करें कि नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में एनी स्पेस, कोई भी रीजन है वहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, उनको संरक्षण दिया जाएगा, कंजर्वेशन दिया जाएगा। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा बायोस्फीयर, पूरा जीवमंडल, हवा, पानी, ठीक है, सभी चीज क्या होगा, रिजर्व होगा या प्रोटेक्टेड होगा। बायोस्फीयर क्या होगा, फुली प्रोटेक्टेड होगा। यहाँ पे बस जो एनिमल्स होंगे, वाइल्ड लाइफ होंगी वो प्रोटेक्टेड होंगी। यहाँ पे पूरा का पूरा बायोस्फीयर क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा। हवा, पानी, वहाँ का जितना भी एरिया है, सारे एनिमल्स, लैंड्स, ग्रासेस, सब बायोस्फीयर, बैक्टीरिया, सब क्या होंगे वहाँ पे प्रोटेक्टेड होंगे। अब बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है फॉर एनी स्पेसिफिक स्पीसीज, कोई स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्पेसिफिक स्पीसीज जैसे कि किसी ब्लैक बक के प्रोटेक्शन के लिए अलग हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रोटेक्शन के लिए अलग बनाई जा सकती है, गिलहरी के प्रोटेक्शन, उड़न फ्लाइंग स्क्वायर के लिए अलग बनाई जा सकती है। तो ये इस तरह से होता है।
नाउ चौथा बात करते हैं हम लोग, फोर्थ बात करें एरिया की, तो इसमें तीनों में सबसे बड़ा जो एरिया होगा ये मॉडरेट होता है। इसका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, मॉडरेट होगा। बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मॉडरेट एरिया इसका रहता है। बायोस्फीयर रिजर्व की हम लोग बात करें तो लार्ज एरिया होता है। इसमें सबसे लार्ज एरिया, लार्जेस्ट एरिया किसका रहेगा, ठीक है, लार्जेस्ट एरिया किसका रहेगा, बायोस्फीयर रिजर्व का रहेगा। बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं और कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्जेस्ट एरिया अमंग थ्री, इन तीनों में सबसे बड़ा होगा बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ये स्मॉल एरिया होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटे से एरिया को भी क्या क्या कहा जा सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन अमंग नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिफरेंस आपको पता लग गया, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है नेशनल पार्क, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर एक बायोस्फीयर रिजर्व है तो बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं, 1, 2 एंड कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती हैं। यहाँ पे कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं विद इन ए बायोस्फीयर रिजर्व, और नेशनल पार्क भी खूब सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटेक्शन की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हम लोग नेशनल पार्क दोनों में प्रोटेक्शन देखें तो आपको पता है नेशनल पार्क क्या होगा, हाईली प्रोटेक्टेड रहेगा, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व क्या रहेगा, कम प्रोटेक्टेड रहेगा। नेशनल पार्क इसमें कोई भी एंट्री अलाउ नहीं होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस अलाउ नहीं है बाहरी, चाहे ह्यूमन का कोई भी इंटरफेस यहाँ पे अलाउ नहीं है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है बाहर वाले एरिया में, बस अंदर वाले जो कोर एरिया है उसमें अलाउ नहीं है। जबकि बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे ह्यूमन रेजिडेंस अलाउ है, आदमी रह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्टिविटी अभी अलाउ है ह्यूमन बींग की, चर्स गाय भैंसों को इनको ले जा सकते हैं, और कुछ एरिया है जंगल को काटने के अलावा और कुछ एक्टिविटी हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले हम लोग बात करें इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता लग गया, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है बीच का, ये सबसे लार्जेस्ट है इन तीनों में। कैसे स्टार्ट हुआ बायोस्फीयर रिजर्व उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। अब आपको ये पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इन सिटू टाइप का कंजर्वेशन है, मतलब विद इन ए नेचुरल हैबिटेशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म द प्रोटेक्शन एफर्ट इज कॉल्ड कम अंडर द बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये आपको पता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व डीपली, आई विल टॉक अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इससे पहले हमें देखना होगा, देयर वाज ए इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल कॉल्ड यूनेस्को। यूनेस्को आपको पता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है आपको पता है, पेरिस में इसका हेड ऑफिस है यूनेस्को का। 1971 में इसका एक सम्मेलन होता है। इन 1971 यहाँ पर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है जिस प्रोग्राम का नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1971 बाय द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। इसमें बात की जाती है कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स की बात की जाती है जिसमें जो नेचुरल जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर के साथ बैलेंस बना के रह सके, ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रह सके, कुछ ऐसी बात की जाती है। साइंटिफिक देयर आर सम साइंटिफिक मेथड इन MAB
इन विच ह्यूमन बींग कैन लाइव विद द नेचर विद मेंटेनिंग बैलेंस। ह्यूमन बींग नेचर के साथ बैलेंस बना के रह सके, ऐसे कुछ साइंटिफिक मेथड की बात की जाती है। तो इसके लिए इसी को हम कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द सस्टेनेबल गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता है यूनेस्को का एक गोल है जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि टिकाऊ विकास भी कहलाता है। द डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट with effort to make the thing resist और sustain for the future generation। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें हैं ऐसी कि नेचुरल चीज़ें हैं वैसे की वैसे ही रह चुके हैं विदाउट द हार्मिंग एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें वैसी की वैसी ही रह जाएं नेचुरल वाली, तो उसको कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2015 में इसके 17 गोल डिसाइड किए गए थे, जिनमें जो 13th गोल है वो है क्लाइमेट चेंज। जो 13 चेंज इज 13th गोल ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब उसी के बेस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए एक प्रोग्राम चला, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसमें कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड बताए गए जिसमें ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ बैलेंस बना के रह सके। तो इन मेथड को फुलफिल करने के लिए कुछ एरिया डिसाइड किए गए ब्रॉड लेवल पर, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो और जहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेशन हो उसका डिग्रेडेशन भी हो रहा हो साथ साथ, उन एरिया को बोला गया बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर इसमें डिसाइड किया गया। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और इसके विद इन इट इसके अंतर्गत कुछ ऐसे एरिया डिसाइड किए गए हर एक कंट्रीज में। कुछ ट्रांस बाउंड्री भी थे और कुछ कंट्रीज में भी थे, जो कि किसके अंदर आएंगे, उन एरिया को बोला जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। उन नेटवर्क में जो एरिया आएंगे उनको बोला जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग नंबर्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैं। टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व 100 से ज़्यादा हैं। अब इसमें कुछ बायोस्फीयर रिजर्व में ट्रांस बाउंड्री भी हैं। ट्रांस बाउंड्री इसमें क्या, ट्रांस बाउंड्री मतलब एक देश में है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें हम लोग, बायोस्फीयर रिजर्व की हम लोग बात करें तो देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया में बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब 18 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर क्या होता है। आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो देयर आर 3 फील्ड इन बायोस्फीयर रिजर्व। कोई एक एरिया, बड़ा लार्ज एरिया अगर बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है तो उसमें 3 एरिया होते हैं, 3 बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, या 3 पार्ट में बायोस्फीयर रिजर्व डिवाइड होता है। ये वाला एरिया कहलाता है कोर, ये वाला एरिया कहलाता है ट्रांजिशन एरिया, और ये वाला एरिया ये एरिया कहलाता है कोर। सेकंड वाला कहलाता है बफर एरिया और ये कहलाता है ट्रांजिशन एरिया, जो कि बाहरी दुनिया को बायोस्फीयर रिजर्व से जोड़ता है, वो कहलाएगा ट्रांजिशन। और बफर एरिया टू प्रोटेक्ट द कोर एरिया। कोर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बफर एरिया बनाया जा सकता है। इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व है ये, ठीक है। अब इन तीनों में बता देता हूँ मैं क्या क्या अंतर होता है। जो सबसे बाहर जो ट्रांजिशन एरिया दिख रहा है वहाँ पे नेचुरल यहाँ पे हैबिटेशन अलाउ है, टूरिज्म अलाउ है, कोई घूमने भी जा सकता है, रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी हो सकती है। बात करें बफर एरिया की, बफर एरिया में साइंटिफिक एक्टिविटी या फोटोग्राफी या कोई रिसर्च एक्टिविटी अलाउ होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर रेजिडेंशियल एक्टिविटी यहाँ पे अलाउ नहीं होती। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ कुछ कोर एरिया में कुछ एक्सेप्शन केस पे ओनली साइंटिफिक स्टडी हो सकती है, साइंटिफिक स्टडी हो सकती है कोर एरिया में, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी वहाँ पे अलाउ नहीं है। फोटोग्राफी अलाउ नहीं है,
टूरिज्म अलाउ नहीं है, रेजिडेंशियल अलाउ नहीं है, डेली जो एक्टिविटी है ट्राइबल एरिया की वो अलाउ नहीं है। यहाँ पर रेजिडेंशियल अलाउ है, यहाँ फोटोग्राफी, कल्चरल एक्टिविटी या साइंटिफिक स्टडी ये अलाउ है, और यहाँ पे ओनली साइंटिफिक एक्टिविटी अलाउ है आफ्टर द परमिशन। ठीक है, तो दीज आर द 3 एरिया जो बायोस्फीयर रिजर्व में जो आते हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन एरिया। कोर इज हाईली प्रोटेक्टेड एरिया, बफर इज टू कंजर्व द कोर एरिया, एंड द ट्रांजिशन एरिया which join the outer world from the biosphere reserve. These are the 3 different zone of the biosphere reserve: core zone, buffer zone and the transition zone. Now I will tell you about the biosphere reserve in India. Biosphere reserve की बात करें इंडिया में तो there are 18 biosphere reserve in India. इंडिया में कितने biosphere reserve हैं? टोटल 18 biosphere reserve हैं इंडिया में। There are 18 biosphere reserve in India, in which 10 किसमें है? 10 biosphere reserve हैं, वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में या यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। They are included in the UNESCO list. 10 biosphere reserve are listed in the UNESCO list, और जिसमें से 18 टोटल हैं, ये 8 आगे बाकी जाके आ जाएंगे। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश इन 1986। 1986 में ये बना था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इस तरह से 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आई विल टेल यू अबाउट द ऑल 18 बायोस्फीयर रिजर्व वन बाय वन। ठीक है, मैं एक एक करके आपको इनके बारे में, सबके बारे में, 18 के बारे में बताऊंगा।